चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं नई शिक्षा नीति दो 2020 21वीं सदी के भारत के लिए शिक्षा की नई रूपरेखा देखते हैं। एक नज़र में नीति के मुख्य लक्ष्य क्या-क्या हैं? इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई 2020 को। अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन। विस्तार 4 भागों में है, 27 अध्याय हैं टोटल इसमें। चलिए देखते हैं। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। कब तक? वर्ष 2030 तक स्कूलों में 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हासिल करने का लक्ष्य है। स्कूल की बात जब आए तो कितना परसेंट हासिल करना है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% हासिल करना है। कब तक? 2030 तक। 6% जीडीपी शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 6% तक ले जाना है। वर्तमान में हमारे शिक्षा के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो 4.43% से भारी वृद्धि में है। नया मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। ये है स्कूल लेवल के एजुकेशन की बात कि उसको 2030 तक कितना करना है, तो 100% करना है उसका जीईआर। और जब बात आएगी हायर एजुकेशन की तो उसे हमें कितना करना पड़ेगा? 50%। कब तक? 2035 तक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। शिक्षा नीतियों का ऐतिहासिक सफर की शुरुआत कैसे हुई? तो शुरुआत होती है इसकी राधा कृष्णन आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा, जिसे एजुकेशन कमीशन पहले हम यूनिवर्सिटी आयोग कहते थे हम, राधा कृष्णन आयोग को 1948 से इसकी शुरुआत होती है, जो फर्स्ट स्टेप है। फिर 1964-68 कोठारी कमीशन आया, कोठारी आयोग आया और पहली शिक्षा नीति उस समय किसके नेतृत्व में हुई? तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1964 के समय में। इंदिरा गांधी के बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई। 10+2+3 प्रणाली लागू की गई। 10+2+3 की प्रणाली राजीव गांधी में लागू की गई। उसके बाद 1992 में भी 1986 नीति में थोड़े बहुत महत्वपूर्ण जो 86 की नीति थी उसी में 92 में थोड़े बहुत इम्पोर्टेंट मतलब संशोधन किए गए, उसमें चेंजेस किए गए। और एट लास्ट में आती है 2020 की नई शिक्षा नीति। 34 साल बाद, कितने साल बाद? 34 साल बाद शिक्षा के ढांचे में सबसे बड़ा बदलाव होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया, विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है जिसको। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, कि याद कैसे रखते हैं। कृष्णन में अड़ा आ रहा है और यहाँ पे एट आ रहा है, इसमें दोनों में गोल गोल जीरो जैसा बन रहा है, इसमें भी एक गोल जैसा बन रहा है। तो ऐसे राधा और कृष्ण का हमें याद रखना है। 1948। 64-68 कोठारी कमीशन, ये तो सबको लगभग याद है। कोठारी कमीशन पढ़ते ही आए हैं हम। इस समय में इंदिरा गांधी थी, तो हमको याद रखना है इंदिरा गांधी कोठारी कमीशन के समय में रहती थी। दूसरा 1 मिनट सॉरी है। नेक्स्ट है दूसरी शिक्षा नीति। 10+2+3 की प्रणाली जब आए तो राजीव गांधी की बात आएगी 1986 में, ऐसे याद रखना है हमें। राजीव गांधी की बात आए तो 10+2+3 की नीति है। और राजीव गांधी कब आते हैं? इंदिरा गांधी के बाद आते हैं। ठीक है, सबसे पहले कृष्ण आते हैं, राधा कृष्णन आते हैं 48 में। फिर 64 में कौन आता है? इंदिरा गांधी आती हैं कोठारी कमीशन के साथ। फिर 1986 में 10+2+3 की प्रणाली लेकर राजीव गांधी आते हैं। इसके बाद 1986 वाली ही नीति पे 1992 में थोड़े बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए जाते हैं। और उसके बाद आती है लास्ट में 34 साल के बाद 2020 की सबसे बड़ी शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेक्स्ट, बदलाव की रूपरेखा 1986 बनाम 2020। 1986 की नीति पहले और 2020 की नीति अब में हम देखते हैं। स्कूली ढांचा 1986 में 10+2 वाली प्रणाली थी, 10+2+3 वाली प्रणाली थी। और विषय का चयन 11वीं कक्षा से सख्त स्ट्रीम थे, आर्ट्स साइंस या कॉमर्स में किसी एक को चूज करना था हमें। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में क्या था? फिक्स्ड, बीच में छोड़ने पर कुछ नहीं, फिक्स था कि आपने पढ़ाई अगर छोड़ी तो आपको कुछ भी बीच में हासिल होने वाला नहीं है। नियामक क्या थे? कई अलग अलग संस्थाएं थी, यूजीसी, एआईसीटीई वगैरह। और 2020 की नीति में क्या है कि 5+3+3+4 प्रणाली है, प्री प्राइमरी शामिल है इसमें।
फाउंडेशनल स्टेज शामिल है, इसमें मिडिल स्टेज शामिल है, हायर सेकेंडरी स्टेज शामिल है। 9वीं कक्षा से बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी आज़ादी, 9th क्लास में जब बच्चा जाता है तो बहुत सारे अलग-अलग डिसिप्लिन में वो एंट्री कर सकता है। मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट, हर चरण पे प्रमाण पत्र। मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट, वो जब चाहे किसी भी फ़ील्ड में पढ़ाई करते-करते वो म्यूज़िक में जाना चाहता है, कोई सब्जेक्ट अगर उसने आर्ट्स का लिया है और उसको कॉमर्स का भी स्टडी करना है तो वो कर सकता है, और उसे हर स्टेप पे कुछ ना कुछ उससे सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा, फिर डिग्री दी जाएगी, ऐसे ही फ़ेज़ वाइज़ उसको दिया जाएगा। एक नियामक भारत उच्च शिक्षा आयोग, और इन ये सब किसके अंडर में होगा? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। स्कूली शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4, 5+3+3+4 याद रखना है आपको। तो चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग से। पुरानी नीति क्या थी हमारी? 10+2 की प्रणाली थी। नई नीति क्या है हमारा? 5+3+3+4। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे आपको। 5 वर्ष, 5 साल फाउंडेशनल स्टेज होगा, ठीक है। प्री प्राइमरी के 3 साल प्लस कक्षा 1 और 2, जब बच्चा प्री प्राइमरी में रहता है वो, और फिर क्लास 1 और 2 इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। पहली बार सरकारी ढांचे में प्री प्राइमरी शामिल भी किया गया, ये भी बहुत खास और याद रखने की बात है। दूसरा, 3 वर्ष प्री प्रिपरेटरी स्टेज आएगा, इसमें बच्चा कक्षा 3 से 5 तक, याद रखना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो फाउंडेशनल स्टेज है इसमें 5 वर्ष आएगा, बच्चा 3 साल तक प्री प्राइमरी में रहेगा और उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में जाएगा, ये सब 5 वर्ष तक उसका हो जाएगा। जब वो 3 वर्ष में एंट्री करेगा बच्चा, तो कक्षा 3 से 5 बुनियादी शिक्षा, खेल आधारित शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। अब जब बच्चा 6 वर्ष का होगा, सॉरी 3 वर्ष का मिडिल स्टेज यहाँ पे बता दिया गया है। 3 वर्ष का मिडिल स्टेज होगा, मतलब कि 6 to 8 का स्टेज यहाँ पे मिडिल स्टेज गिना जाएगा, जिसमें विज्ञान, गणित, कला और कोडिंग की शुरुआत हो गई होगी, तो ये भी 3 वर्ष तक चलेगा, 6 to 8। और आपका 3 to 5 भी 3 वर्ष तक चलेगा, जैसे 3, 4, 5 3 वर्ष हो गए, 6 से 8, 6, 7, 8 ये भी 3 वर्ष हो गए। तो मिडिल स्टेज में विज्ञान, गणित, कला और कोडिंग की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद बच्चे का 4 वर्ष, और लास्ट 4 वर्ष जो है सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12, इसमें 4 साल आ जाएंगे, 9, 10, 11, 12। 9वीं कक्षा से ही विषय को चुनने की आज़ादी, रट्टा विधि की जगह समझ पर जोर दिया जाएगा, रट्टाफिकेशन को खत्म किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। रट्टा विद्या का अंत, पुराना तरीका और रट्टा विद्या का अंत। रट्टा मारना मतलब रोट लर्निंग, ये रोट लर्निंग का खंडन करता है नई शिक्षा नीति जो है हमारी। शिक्षा में बदलाव, नई रूपरेखा, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा ही होगी। किस कक्षा तक? 5वीं कक्षा तक। बुनियादी कौशल कक्षा 1-2 में गणित, भाषा, और कक्षा 4-5 में लेखन कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखिए, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे को क्लास 1 और 2 में मैथ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, मैथ लैंग्वेज पे, और 4-5 में उसके राइटिंग स्किल पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। मुख्य पाठ्यक्रम जो होगा संगीत, खेल और योग अब अतिरिक्त नहीं बल्कि मुख्य पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होगा। अब जैसे संगीत हो गया, खेल हो गया, आपका योग हो गया, ये सब भी उसका मेन जो है सिलेबस माना जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये चैनल ज़रा भी आपके लिए उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलिए, और बताइए आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके हम हाजिर होते रहें। विषय की आज़ादी, स्ट्रीम्स की दीवारें अब खत्म हो गई, सब्जेक्ट की आज़ादी है, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। बहुविषयक दृष्टिकोण, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, कला, आर्ट्स और विज्ञान साइंस के बीच का कठोर अलगाव समाप्त हो गया। आर्ट और साइंस के बीच का डिफरेंट जो है खत्म हो गया। अब विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान का संगम भी संभव है। अगर कोई बच्चा विज्ञान साइंस में फिजिक्स पढ़ रहा है और वो एसएस पढ़ना चाहता है साथ में, तो ये पॉसिबल है। एक नया उदाहरण, इंजीनियरिंग का छात्र अब अपने कोर्स के साथ साथ संगीत, म्यूजिक का अध्ययन कर सकता है। फिजिक्स के साथ साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़ने की पूरी आज़ादी है। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा, स्वायत्तता और गुणवत्ता। अब हायर एजुकेशन की बात होती है। उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, एकल नियामक, सिंगल रेगुलेटर है भारत उच्च शिक्षा आयोग, HECI, पहले भी हमने बताया आपको, ठीक है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ है। कानूनी और मेडिकल शिक्षा को छोड़कर सभी के लिए ये निकाय है। रिसर्च और डिग्री, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की स्थापना, एमफिल समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल के स्नातक और स्नातकोत्तर के बाद सीधे PhD में प्रवेश किया जा सकता है। फीस नियंत्रण, फीस रेगुलेशन भी आ गया है।
प्राइवेट कॉलेजों द्वारा मनमानी फीस वसूलने और बढ़ाने पर रोक लगाने का सख्त और पारदर्शी प्रावधान भी हमारी आज की शिक्षा नीति में शामिल है। कोई भी कॉलेज आपसे मनमाना फीस वसूली नहीं कर सकते। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, बीच में पढ़ाई छूटने पर साल बर्बाद नहीं होंगे। 1 वर्ष पूरा करने पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 वर्ष पूरा करने पे आपको डिग्री दी जाएगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में आपको किसी रीज़न से आप नहीं जा पाए, आपकी पढ़ाई छूट गई, ठीक है, किसी भी रीज़न से, उसके बाद आपने फिर उससे 1 साल के बाद फिर जॉइन किया तो आपको एट लास्ट में डिग्री मिल जाएगी साल पूरा करने पर। अब इसका विशेष फ़ायदा क्या है? यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो उसकी मेहनत शून्य मतलब खाली नहीं होगी और भविष्य में वहीं से दोबारा शुरुआत की जा सकेगी। शिक्षकों का सशक्तिकरण, विशेष बल, शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग पर विशेष और सबसे व्यापक बल दिया गया है। संस्थागत एकीकरण, सभी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सीधे विश्वविद्यालय और कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की गई है। नई तकनीकी, शिक्षा में तकनीकी के माध्यम से शिक्षकों को नए युग के लिए उपकरणों से लैस कराना, कि भाई जो शिक्षक हो हमारे वो भी नई टेक्नोलॉजी से क्या हो, लैस हो, मतलब उनको आता हो और वो बच्चे को और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके, डीप डाइव कर सके अपने सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में टेक्नोलॉजी में, वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सके और बच्चों का एक अच्छा मार्गदर्शन हो सके। जिससे प्रतिक्रियाएं और चुनौतियाँ, क्या क्या रिएक्शन है, क्या क्या चैलेंजेस है। स्वागत रिसेप्शन, स्वागत पॉजिटिव रिसेप्शन, क्या क्या शिक्षा जगत द्वारा एक समावेशी, इंक्लूसिव और बहुविषयक नीति के रूप में भारी स्वागत है इसका। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार के अनुसार यह एक अत्यंत समावेशी और दूरदर्शी कदम है। अत्यंत समावेशी है, समावेशी का मतलब बहुत सारे विषय जिसमें शामिल है, और दूरदर्शी है मतलब ऐसा नहीं है कि आज के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच के ये स्टेप लिया गया है। संदेह और इसमें आलोचनाएं क्या है, पता है जब किसी चीज़ की पॉजिटिव चीज़ देखी जाती है तो उसकी क्रिटिक्स भी देखी जाती है। बजट की चिंता, सांसद जो है हमारे शशि थरूर ने के अनुसार कई लक्ष्य वास्तविकता से दूर हैं। 6% जीडीपी खर्च का लक्ष्य बहुत पुराना है। 6% जीडीपी जो शिक्षा पे खर्च करने का है वो लक्ष्य आज का नहीं है, बहुत पुराना है। लेकिन आज भी हमारा जो देश है एजुकेशन के पीछे 6% जीडीपी का खर्च नहीं कर पाया है। आज भी हमारा देश जो है भारत में कितना खर्च कर पाया है, तो 4.43% कर पाया है। स्वायत्ता का खतरा, ड्यूटा का आरोप है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस विश्वविद्यालयों की स्वायत्ता खतरे में पड़ सकता है। जो ड्यूटा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है, उनका आरोप है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस विश्वविद्यालय की स्वायत्ता है, कि जो स्वायत्ता क्या होती है, ऑटोनॉमी, मतलब जैसे कोई चीज़ होती है हमारी, हम उसके ऑनरशिप होते हैं, हम उसके मालिक होते हैं, हमें जो मन में आता है वो करते हैं, हमें दूसरे के अंडर में काम नहीं करना होता। तो कहीं ना कहीं इनका आरोप है कि इनकी ऑटोनॉमी जो है वो खत्म हो जाएगी। वैचारिक प्रभाव क्या होगा इसका, बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कुछ हलकों में आरएसएस के एजेंडे के प्रभाव का आरोप है। ऐसा ही बताया गया है कि इसमें आरएसएस का जो है वो उसका जो प्रभाव है, एजेंडे के प्रभाव का इसमें आरोप है। चलिए नेक्स्ट, निष्कर्ष, एक नए युग की शुरुआत। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरतों, तकनीकी और समग्र विकास के अनुरूप ढालने का एक ऐतिहासिक खाता है। कि 21वीं सदी को क्या चीज़, किस चीज़ की ज़रूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुरूप ढालने का ये एक हिस्टोरिकल जो है वो खाका है। इस ब्लूप्रिंट की वास्तविक सफलता अब इसके ज़मीनी क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन और ईमानदार वित्तीय आवंटन, फंडिंग पर निर्भर करेगी। इसमें जो कोई भी चीज़, जब हम कोई भी इनिशिएटिव लाते हैं हम, ठीक है, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए ज़रूरी फंडिंग पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि विदाउट फंडिंग ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हमें इतना तो पता है कि हमारे चैनल पे जो आएंगे वही आएंगे जिनके लिए एजुकेशन मैटर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।